हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेडियस रेशियो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इस वजह से इस पार्ट को हम लोग नोट्स के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। तो उसके कुछ कुछ एजम्पशंस हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर आयनिक क्रिस्टल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट है केवल और केवल आयनिक क्रिस्टल्स पर के लिए ही डिफाइन होगा। एक्चुअली ये जो रेडियस का रेशियो है ये केटायन और एनायन पर के रेडियस के रेशियो को हमने लिया है। आपको पता होगा केटायन का रेडियस जो होता है वो एनायन के रेस्पेक्ट में कम होता है। तो हमने क्या किया है, रेडियस रेशियो को सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं डिफाइन किया है, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, है ना। अब हम लोग थर्ड पॉइंट वैसे ही देखते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ द केटायन मींस हायर रेडियस रेशियो। आपको पता है अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर एनायन है और मैंने रेडियस ऑफ केटायन का वैल्यू अगर हाई करना चाहा, उस केस में रेडियस रेशियो भी हाई होगा। कोई एक नंबर बड़ा तभी होता है जब उसका नोमिनेटर बड़ा हो, राइट। तो वही बात लिखा रखा है थर्ड पॉइंट में, हायर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ केटायन मींस हायर रेडियस रेशियो। उस केस में रेडियस रेशियो जो होगा हायर होगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि एनायन पर का रेडियस को फिक्स रखेंगे और केटायन पर के रेडियस को हम लोग वेरी कराएंगे और उसके बिहाफ पर रेडियस रेशियो चेक करेंगे कि रेडियस रेशियो कितना है। एक्चुअली रेडियस रेशियो आप समझ सकते हो एक तरह का टूल है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, हायर द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो मोर स्टेबल द क्रिस्टल, है ना। तो इसका ज्यादा मतलब हमें तब समझ आएगा जब हम लोग इसका नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बिगर द साइज ऑफ केटायन मोर नंबर ऑफ एनायंस विल सर्कमस्क्राइब, इट कॉजेज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉजेज मोर स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है, अब आप एक बात बताओ, अगर छोटे साइज पर का अगर केटायन होगा तो उसको जो एनायन सरकमस्क्राइब करेंगे, नंबर ऑफ एनायन सरकमस्क्राइब करेंगे वो भी तो कम होंगे। जबकि अगर कोई बड़ा साइज पर का केटायन होगा उसको नंबर ऑफ एनायंस जो है वो रिलेटिवली ज्यादा सरकमस्क्राइब करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि केटायन पर का साइज कितना है। तो केटायन का साइज जितना बड़ा होगा उसको उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ एनायन सरकमस्क्राइब करेंगे और जितना ज्यादा नंबर ऑफ एनायन सर्कमस्क्राइब करेंगे आप समझ सकते हो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा, उतना ही स्टेबिलिटी होगा। आपको पता है जहां पर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट एजम्पशन देखते हैं, while forming the crystals we will consider three facts। हम लोग इन तीन फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। क्या क्या वो फैक्ट है, सबसे पहला फैक्ट देखो, केटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन। अच्छा ये कंडीशन तो होना ही चाहिए। आप समझो अगर केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ एनायन कोई एक पर्टिकुलर केटायन को सर्कमस्क्राइब करेगा उस केस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी तो उतनी ज्यादा होनी बनती है। अब सेकंड पॉइंट देखो, ऑल द एनायंस मस्ट बी इन टच विथ केटायन। तो ये जो एनायंस हैं इसको आप केटायन से टच करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो केटायन और एनायन पर जो चार्ज होंगे वो अपोजिट चार्ज होंगे, तो अपोजिट चार्ज की वजह से उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उनको आपस में टच करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, ऑल द एनायंस मस्ट नॉट टच ईच अदर कॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज देयर। अब आप एक बात समझो, अगर एनायंस है तो सारे तरह पर के जो एनायंस है सारे एनायंस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सिमिलर चार्ज है। तो सिमिलर चार्ज होने की वजह से क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा बच्चे, राइट। अब इस चीज को हम लोग फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग फिगर देखते हैं अभी, राइट। देखो यहाँ पर आपको फिगर नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पर केटायन पर का साइज जो है वो काफी छोटा हो गया। तो केटायन पर का साइज छोटा हो जाने की वजह से क्या है, ये एनायंस जो है उसको सरकमस्क्राइब करने के दौरान देखो ये एनायंस उससे टच नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, मतलब केटायन और एनायन के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। वहीं इसके अपोजिट आप क्या देख रहे हो कि एनायंस आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एनायन अगर एक दूसरे को टच करेंगे वो सिमिलर चार्ज होने की वजह से उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर ये रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये एक अनस्टेबल केस होगा। तो देखो यहाँ पर अनस्टेबल केस लिख रखा है। वहीं अगर नेक्स्ट हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेकंड स्ट्रक्चर में सोच लो ये लिमिटिंग सेंस है। यहाँ पर आपको क्या सोचना है, ये जो केटायंस है
और एनायंस आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बट ये जो एनायन है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें काफी छोटा सा गैप है, लगभग नहीं के बराबर कर रहे हैं, आप ऐसा सोच लो, बहुत छोटा गैप होगा ये। तो इस वजह से इसको स्टेबिलिटी लिमिट बोला। तो इसमें क्या है, केटायंस और एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये एनायंस ये सोच रहा है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये लिमिटिंग स्टेबिलिटी वाला सेंस हो गया। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ एनायंस सर्कमस्क्राइब करेंगे उतना अच्छा बात है। वहीं नेक्स्ट केस क्या हो जा रहा है, ये देखो केटायन का साइज आपने बड़ा कर दिया। जब केटायन का साइज बड़ा कर दिया, आप धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, केटायन का साइज बड़ा करते जा रहे हो ना, पहले बहुत छोटा केटायन था, अब उसके बाद स्टेबिलिटी लिमिट में थोड़ा सा बड़ा करा है, और उसके बाद और भी बड़ा कर दिया। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस इसको सर्कमस्क्राइब किए हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि केटायन और एनायन आपस में एक दूसरे से टच में है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होगा। वहीं एनायंस आपस में एक दूसरे को टच कर नहीं कर रहे हैं। तो एनायंस जब आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, जबकि यहाँ पर केटायन और एनायन के टच होने से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये केस क्या है, स्टेबल केस होगा। तो आप याद रखना ये अनस्टेबल केस है, स्टेबिलिटी लिमिट है। हम लोग इस केस में सारा कैलकुलेशन करेंगे, और स्टेबल केस तो कई सारे हो सकते हैं, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस थोड़ा हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, तो ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डिस्टेंस ज्यादा करते के साथ कभी ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि और नंबर ऑफ एनायंस सर्कमस्क्राइब कर सकते हो। वैसे केस में क्या करेंगे, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस इस केटायन को सर्कमस्क्राइब करें, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ एनायन सर्कमस्क्राइब करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, राइट। अब हम लोग केटायन और एनायन के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मान लो हमने पॉइंट साइज पर का केटायन लिया, ये जो केटायन था इसका साइज मान लो काफी कम था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एनायन से सर्कमस्क्राइब करने की कोशिश कराते हैं, तो एनायन का साइज जो होगा वो केटायन के रेस्पेक्ट में बड़ा होगा। तो मान लो हमने एक एनायन इधर दे दिया और एक एनायन इधर दे दिया। अगर सोच लो ये पॉइंट साइज पर का केटायन है, तो मैक्सिमम क्या होगा, दो एनायन इसको सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ही हमने थर्ड एनायन को इससे सर्कमस्क्राइब करने की कोशिश करा, हमें ये ध्यान में रखना है कि केटायन जो है वो एनायन को टच करना चाहिए, बट एनायन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। अगर एनायन एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पर रिपल्सन फोर्स जनरेट हो जाएगा और वो एक अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं अगर काफी छोटा साइज पर का केटायन लेंगे तो केवल दो एनायन सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस केस में रेडियस रेशियो हमारे पास आ जाएगा। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि अगर तीन एनायन आपस में ले लिया, उनके वजह से जो ट्राइगोनल वॉइड बनेगा और उनमें जो केटायन हम लोग डालेंगे उसमें रेडियस रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर को देख सकते हो, राइट। इस फिगर में देखो ये जो बड़े साइज पर के हैं ये एनायन है ना, ये एक एनायन है, ये एक एनायन है, और ये एक एनायन है। तीन एनायन यहाँ पर बनाया हुआ है, राइट। अब इन तीनों एनायन को अगर आप इनके सेंटर पॉइंट को मिला दोगे, तो सेंटर पॉइंट को मिलाने पर देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, ये ट्रायंगल एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये टोटल एंगल जो होगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और इसी तरह हम लोग इसको नेक्स्ट देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि अगर मान लो हमने बीच में एक जो खाली जगह था वहां पर हमने केटायन इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इस केटायन से मिला के हमने अगर एक लाइन ड्रॉ किया, राइट। अब इस केटायन से मिला के अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ पर फिर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है वो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो बेस है ना, बेस का लेंथ इस स्फेयर का रेडियस के बराबर है, मतलब रेडियस ऑफ एनायन है। वहीं ये जो हाइपोटेन्यूज है ये रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन दोनों ही है। तो आप बोल सकते हो ये cos 30 का फॉर्मूला, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो cos 30 का वैल्यू यहाँ पर लिख रखा है, √3/2 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी डिवाइडेड बाई एच। अब बेस की जगह मैंने क्या बोला, रेडियस ऑफ एनायन है, देखिए, जबकि हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, राइट। अब इसका वैल्यू √3 का 1.732 डिवाइडेड बाई 2। अब ये इस चीज को हमने ऐसे ही रखा। अब क्योंकि मैंने बोला है ये जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, रेडियस रेशियो में हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। बट तो
अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज का हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1.732, और ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। उस केस में कुछ ऐसा ही हो जाएगा, आर ए प्लस आर सी डिवाइडेड बाई आर ए। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.155 प्लस radius of anion divided by radius of anion, that is 1 plus radius of cation by radius of anion। अब आपको नजर आ रहा होगा एक्चुअली यही तो रेडियस रेशियो है, रेडियस ऑफ cation डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ anion, राइट। अब अगर ये रेडियस रेशियो है तो इसका वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू जो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, रेडियस ऑफ cation डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ anion इक्वल टू ये 1 उस पर्टिकुलर साइड चल जाएगा और वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 1.155 माइनस 1, दैट इज 0.155। इसी को हम लोग रेडियस रेशियो बोलेंगे, राइट। तो याद रखना, अगर कोई ट्राइगोनल वर्ड था, केटायन पर का और एनायन पर का रेडियस जो होगा, वो रेडियस रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.155। मैं इसको फिगर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो शायद ज्यादा आसानी से आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, राइट। अब इस फिगर में देखते हैं बच्चे, है ना। तो ये फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, ये तीन जो बड़े साइज पर के हैं ये एनायन है, और उनसे जो ये खाली जगह बन रहा है, जो ये वॉइड बन रहा है, एक्चुअली इसको ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। उस ट्राइगोनल वॉइड पे हमने एक कैटायन प्लेस कर रखा है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है तो वो छोटे साइज पे आसानी से एडजस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये, अगर सबसे पहले हमने क्या किया है, इन तीनों स्फेयर पर के सेंटर को मिला रखा है, तो इन सेंटर को मिलाने से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। मतलब ये टोटल एंगल की बात करें ना तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। वहीं ये जो ट्रायंगल, एक नया ट्रायंगल जो मैंने बनाया है, आपको नजर आ रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहां पर कि एक उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाएगा, राइट। अब अगर ये 30 डिग्री का होगा तो देखो यहाँ पर ये जो बेस है वो रेडियस ऑफ एनायन है, जबकि ये हाइपोटेन्यूज की बात करो वो रेडियस ऑफ एनायन और साथ में रेडियस ऑफ कैटायन दोनों का सम है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर से हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos ऑफ 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या हो जाएगा, आर माइनस डिवाइडेड बाई आर प्लस प्लस आर माइनस। कहने का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन प्लस केटायन, ये हम लोग निकाल सकते हैं। और हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 0.155, जो कि मैंने पहले ही निकाला हुआ है, राइट। जैसे हमने ट्राइगोनल वॉइड के लिए निकाला रेडियस रेशियो, उसी तरह बाकी सारे वॉइड्स के लिए भी हम लोग रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। पर ये जो रेडियस रेशियो निकालना होगा, इसके दौरान हमें काफी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो आप हमेशा ये रेडियस रेशियो के वैल्यू को याद रखना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग बार बार उसको निकालते रहें, राइट। तो ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मगअप करना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस रेशियो, टाइप्स ऑफ वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में उसका एग्जाम्पल। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, अगर मान लो एक पॉइंट था, तो आपको पता था एक पॉइंट जो था उसके सर्कमस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो ही स्क्वायर थे। या ये सोचो कि 0.155 जो आया था, ये हमारा ट्राइगोनल वॉइड पर के लिए मिनिमम जो था लिमिटिंग रेडियस रेशियो आया था। सोचो अगर इससे कम होगा, उस केस में क्या होगा कि एनायंस आपस में एक दूसरे को टच करने लगेंगे, और ये तो एक अनस्टेबल कंडीशन है। तो इससे कम अगर कोई भी वैल्यू होगा, उसके लिए किसी भी तरह का वॉइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दो ही होगा, राइट। अब जब हमने ट्राइगोनल वॉइड के लिए निकाला तो ये आपको पता था, जैसे 0.155 आया, उसी तरह जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आपको याद होगा टेट्राहेड्रल वॉइड वो वॉइड था जिसको चार स्क्वायर सर्कमस्क्राइब किए हुए थे। तो उसके लिए हमने रेडियस रेशियो जो निकाला वो लिमिटिंग सेंस में क्या आया, 0.225। अब जब इससे कम होगा तो वापस से सेम कंडीशन आ जाएगा, एनायन एक दूसरे के साथ टच करने लगेंगे, जो कि नहीं होने चाहिए, ये अनस्टेबल वाला केस हो जाएगा। तो 0.155 से 0.225 तक का ये जो रेंज आ जाएगा, इस केस में हमारे पास केवल और केवल ट्राइगोनल वॉइड्स होंगे, राइट। उसी तरह हमने जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए निकाला तो हमें क्या मिला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414 ये लिमिटिंग वैल्यू आ गया। अब जान लो कि 0.414 और 0.225 पर के बीच का ये जो स्पेस था, तो यहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड आपको बताया ही था कि वैसा वॉइड जो कि चार स्फेयर से मिलकर बना हो।
और ये जो पर्टिकुलर जगह है आपको पता है, अगर मान लो स्फेयर एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए तो आसानी से वो स्टेबल फॉर्म में रह सकते हैं, बट आपस में एनायंस एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, राइट। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो था ये भी आपको पता होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने पहले ही बताया था कि वैसा टाइप पर का वॉइड जो कि 6 स्फेयर से मिलकर बना होता है। तो उसके लिए जो लिमिटिंग वैल्यू था वॉइड के लिए वो क्या था, 0.414। तो 0.414 से पहले तक का क्या हो जाएगा, है ना, पहले तक का मतलब 0.414 से 0.225 तक का ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। जबकि हमने क्यूबिकल वॉइड के लिए जब निकाला तो क्यूबिकल वॉइड के लिए ये वैल्यू जो आ गया वो 0.732 आ गया, राइट। अब जब हम लोग इसकी बात करें इससे पहले तक का मतलब 0.414 से 0.732 तक का ये जो वैल्यू होगा, ये जो रेडियस रेशियो होगा उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, राइट। और 0.732 से 1 तक को हमने क्यूबिकल वॉइड में डाला। अब इससे अगर ऊपर आ जाएगा, मतलब कि एनायन पर का साइज आप क्या कर रहे हो, केटायन के साइज से बड़ा कर रहे हो, तो उसमें लैटिस साइज एफसीसी में ही आ जाएंगे। तो फिलहाल वो सारा चीज हमें नहीं देखना है, रेडियस रेशियो में बस हमें इतना पढ़ना है जहाँ पर कि केटायन का साइज जो हो वो एनायन के साइज के रेस्पेक्ट में कम होगा। तो शुरू के केस में आपने देखा था इस पर्टिकुलर रेंज के लिए 0 से 0.155 तक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, वहीं 0.155 से 0.225 पर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था। क्योंकि ये ट्राइगोनल वर्ड है तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जाना चाहिए। इसी तरह 0.225 से 0.414 तक का ये जो वर्ड होगा ये टेट्राहेड्रल वर्ड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। जेडएनएस इस टाइप पर का एक एग्जांपल है ना। वहीं 0.414 से लेके 0.732 तक का ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में चला जाएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 जाएगा। इसका एक एग्जांपल NaCl है, रॉक सॉल्ट है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, उसी तरह ZnS टाइप पर का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। 0.732 से 1 तक का ये जो रेडियस रेशियो होगा ये क्यूबिकल वॉइड का, कई बार इसमें बीसीसी लोग बोल देते हैं तो वो एक अलग टाइप पर से देखने का नजरिया है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो जाएगा वो 8 चला जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप पर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और जहां पर बॉडी सेंटर जो होता है वो वैकेंट होता है, उस पर्टिकुलर जगह में हम लोग सोचते हैं केटायन डाल देंगे। उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होगा कि अगर बॉडी सेंटर में कोई एक केटायन है और सारे के सारे वो कॉर्नर्स को टच कर रहा, तो एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो जाएगा और इसका एक एग्जांपल CSCl टाइप पर का स्ट्रक्चर है ना। CSCl स्ट्रक्चर हम लोगों को ये डिटेल्स में पढ़ना है एक्चुअली, राइट। अब चलो एक इस पर से एक प्रॉब्लम करते हैं ना। ये प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, एक केटायन हैज रेडियस ऑफ 120 pm and anion B has radius 360 pm. If cation A is placed in void, find formula। बोल ये रहा है केटायन पर का रेडियस दिया हुआ आपको, एनायन पर का रेडियस दिया हुआ और ए के बारे में बोल रखा है कि ए जो है वो केटायन है, तो केटायन को ही हमने नॉर्मली वॉइड पर रखा है ना। इस केस में अगर मान लो सारे के सारे अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये सोचना है कि सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो ए से भरे पड़े हैं। ठीक है, अब हमने इसका रेडियस रेशियो निकाला है, देखो रेडियस रेशियो निकाला तो 0.33 आया। आपको याद रखना है, मैंने पहले ही बता दिया था वो रेडियस रेशियो पर का रेंज। तब जब आप इसको रेंज से मैच करने की कोशिश करोगे 0.33, तो ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड में। और आपको पता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड बच्चे आपको याद होगा जितना कि आपका लैटिस साइट होता है उसका 2 टाइम्स होता है, राइट। तो लैटिस साइट मान लो 4 है, तो उस केस में अगर हम लोग बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड वो कितना हो जाएगा 8। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए 8 और बी 4। और जब आप उनका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए टू बी, है ना। उनका सिंपल रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए टू बी। तो ये ए टू बी टाइप पर का हो जाएगा, राइट।